नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द आरबीसी। जो लोग वीडियो को देखे नहीं हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं उधर। ठीक है, आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द डब्ल्यूबीसी, जिसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। ओके, वाइट ब्लड सेल, क्लियर। इसको और क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट है हमारा, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इम्यून सिस्टम में। ओके, डब्ल्यूबीसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इम्यून सिस्टम। क्लियर। ये इम्यून सिस्टम में क्या करता है? हमारा इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ और क्या करता है? हमारा सिग्नल भेजता है, हमको सिग्नल भेजता है। जबकि इन्फेक्शन बढ़ जाता है बॉडी में, तब डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या होता है? राइज होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑल ओवर द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड में जितने भी सेल सर्कुलेट होते हैं उनमें से डब्ल्यूबीसी सबसे क्या है? लार्जेस्ट सेल है। फिर भी लार्जेस्ट सेल होने के बावजूद ये हमारा बॉडी सर्कुलेशन और ब्लड में कितना परसेंट रहता है? ओनली 1% रहता है। क्लियर हो गया। तो ये जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है, डब्ल्यूबीसी का नंबर अप्रोक्सीमेटली 4.5K to 11K तक है। ओके, डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है, इसका नंबर की बात करें तो क्या है? 4,500 से लेके 11,000 तक इसका नंबर है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाए या किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको पता चले कि ये जो डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है? बॉडी में क्या प्रेजेंट है? बॉडी कंटेंट्स इन्फेक्शन। ओके, बॉडी में जब इन्फेक्शन का कंडीशन होगा या बॉडी में कोई इन्फेक्शन अराइज करेगा, तब क्या होगा? ये जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है ये बढ़ जाएगा तुरंत ही। ठीक है सॉरी। अगर आपको पता होगा, जब कोई दो देश के बीच अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है या कोई झगड़ा वगैरह होता है तो क्या होता है? दोनों देश के सैनिक जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। ओके, उसमें क्या होता है? बॉर्डर पे सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज करता है। क्यों? देश को खतरा है। ठीक उसी तरह बॉडी को अगर कोई इन्फेक्शन का खतरा होगा तो ये डब्ल्यूबीसी का नंबर राइज करने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना हो गया? देखिए, हर सेशन में जैसे कि मैं बताया था, हर सेशन में टॉपिक डिस्कशन करने के साथ साथ उससे रिलेवेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ पे, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा इशू आएगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, हम नॉन हिंदी वाले हैं एक्चुअली, इसीलिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आपको कंटेंट एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कब इंक्रीज होगा? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन अराइज करेगा। इसका नॉर्मल रेंज क्या है? 4,500 से लेके 11,000 तक। ओके, डब्ल्यूबीसी आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑल ब्लड सेल। जितना भी ब्लड सेल प्रेजेंट है बॉडी में, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है? डब्ल्यूबीसी है। और कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है? 1%। क्लियर हो गया। ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कंटेंट्स न्यूक्लियस। ओके, डब्ल्यूबीसी कंटेंट्स न्यूक्लियस, ताकि इसका क्या हो सके? डिवाइड हो सके ये। ओके, इसका नंबर बढ़ सके। ओके, इसका रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो इसका रीजनरेशन होने के लिए क्या है? न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस कंटेंट्स साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? ग्रानुल्स रहता है। ओके, साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? ग्रानुल्स रहता है। आप याद करके देखिए, हम जब आरबीसी का डिस्कशन किए थे, आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, प्रेजेंट रहता है, लेकिन कहाँ तक प्रेजेंट रहता है? आरबीसी जब मैच्योर होता है, ये मैच्योर आरबीसी, तब तक वो प्रेजेंट रहता है क्या? न्यूक्लियस रेटिकुलोसाइट स्टेज तक। ठीक है, रेटिकुलोसाइट स्टेज तक प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस आरबीसी में। और रेटिकुलोसाइट के बाद क्या होता है? वो न्यूक्लियस को रिप्लेस करता है कौन? हीमोग्लोबिन। ओके, ये कंफर्म है। रेटिकुलोसाइट क्या है? हमारा आरबीसी का एक स्टेज है, जिस स्टेज के अंतर्गत क्या होता है? आरबीसी मैच्योर होता है, एक डेवलपमेंटल स्टेज है। ओके, वो रेटिकुलोसाइट स्टेज दे के वो ब्लड में एंट्री करता है। ओके, रेटिकुलोसाइट इज द
इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमैच्योर आरबीसी बोल सकते हैं। ओके, इमैच्योर आरबीसी बोल सकते हैं। और इसी रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट स्टेज तक आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस रहता है, और रेटिकुलोसाइट के स्टेज में न्यूक्लियस को रिप्लेस करता है हमारा कौन, हीमोग्लोबिन। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, कंप्लीट मैच्योर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में रहता है ग्रैनुल्स। ये ग्रैनुल्स क्या है, ग्रैनुल्स वन टाइप ऑफ सिक्रेटोरी वेसिकल्स। ओके, ग्रैनुल्स वन टाइप ऑफ क्या है, सिक्रेटोरी वेसिकल, सिक्रेटोरी वेसिकल। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डब्ल्यूबीसी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, एंड अनदर वन इज अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट। ओके, ग्रैनुलोसाइट मीन्स क्या है, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है वो कैटेगरी को बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट, और जिनके जिनमें साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है उसको बोला जाता है अग्रैनुलोसाइट। क्लियर हो गया। आ मीन्स क्या है, एब्सेंट है। क्लियर। सो डब्ल्यूबीसी में ऐसे कुछ सेल्स हैं, दो टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, ये दो टाइप के सेल्स हो गए। कुछ सेल्स में क्या है, साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, उन सेल को क्या बोला जाता है, ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइटिक सेल बोला जाता है। क्लियर हो गया। एंड दूसरे कैटेगरी के सेल में क्या होता है, ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं रहता है उनके साइटोप्लाज्म में, तो उन कैटेगरी को क्या बोला जाता है, अग्रैनुलोसाइटिक सेल, और अग्रैनुलोसाइटिक डब्ल्यूबीसी, और अग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकोसाइट। क्लियर हो गया। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स एंड व्हाट इज अग्रैनुलोसाइटिक सेल। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द ग्रैनुलोसाइटिक सेल। ओके, ग्रैनुलोसाइट। अच्छा, ग्रैनुलोसाइट को हम और क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। ओके, न्यूक्लियस। ओके, ग्रैनुलोसाइट को और क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस बोला जाता है। अच्छा, वन बाय वन हम समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, पॉली का मीनिंग क्या है। पॉली का मीनिंग है मोर देन वन। ओके, मोर देन वन मीन्स क्या है, पॉली, एक से जो ज़्यादा है उसको बोला जाता है पॉली, और जो सिंगल होता है उसको बोला जाता है क्या, मोनो। ठीक है, तो पॉली का मतलब है मोर देन वन। देन आ गया पॉलीमॉर्फो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फो। मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है, शेप। ठीक है, तो ये दोनों टर्म से हमको क्या समझ में आ गया, जो मोर देन वन शेप कंटेंट्स करता है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या समझ में आ गया, ग्रैनुलोसाइट में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट कैटेगरी के सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का शेप मोर देन वन टाइप का है। ओके, ये जो न्यूक्लियस है ग्रैनुलोसाइट में, वो न्यूक्लियस एक से ज़्यादा शेप का है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस। किसको बोला जाता है, ग्रैनुलोसाइट को बोला जाता है। ठीक है, मोर देन वन शेप का है मीन्स किसी में सिंगल सेगमेंट होता है, तो किसी में ऐसे डबल सेगमेंट होता है, तो किसी में ऐसे 3 से 4 सेगमेंट होता है। क्लियर। इसीलिए तरह तरह का शेप को ये कैरी करता है या कंटेंट्स करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस सेल भी बोला जाता है। क्लियर। अच्छा, ये जो ग्रैनुलोसाइट है, ये ग्रैनुलोसाइट हमारा डिवाइड हो गया है कितने पार्ट में, मेनली 3 पार्ट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप। क्या क्या है, एक है हमारा बासोफिल, दूसरा है न्यूट्रोफिल एंड थर्ड वन इज एसिनोफिल। क्लियर। ग्रैनुलोसाइट को हमारा डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, बासोफिल, न्यूट्रोफिल एंड एसिनोफिल। वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा
रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक ये जो 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ाई किए, क्या क्या गेन किए। ओके, देखिए WBC हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो कि ऑल ओवर द बॉडी में जितना भी ब्लड सेल सर्कुलेट होते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल है WBC, जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में सिर्फ 1% रहता है। ओके, इसका जो नंबर है 4,500 से लेके 11,000 तक है, और जबकि ये इन्फेक्शन में इंक्रीज करता है, इसलिए जब इसका नंबर अराइज करेगा या एलिवेट होगा, हमको क्या पता चलेगा कि बॉडी में हमारा कोई इन्फेक्शन है। ओके, WBC में RBC प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट था। ओके, उसके साथ साथ और क्या, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और साइटोप्लाज्म इसका क्या कंटेंट्स करता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट्स ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स क्या होता है, वन टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है। ओके, तो इसीलिए WBC का जो कुछ सेल्स हैं, वो सेल्स में ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहता है, उन कैटेगरी के सेल्स को बोला जाता है ग्रैनुलोसाइटिक सेल, और जिन सेल में ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं रहता वो कैटेगरी को बोला जाता है एग्रैनुलोसाइटिक सेल। क्लियर हो गया। ग्रैनुलोसाइट को हम और क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस है, इसका मीनिंग क्या है, पॉली मीन्स है मोर देन वन, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी, और शेप किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस रहते हैं उनका जो मॉर्फोलॉजी है और शेप है, उसका शेप एक से ज़्यादा तरीके का है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस और ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स WBC का, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा बासोफिल, दूसरा है न्यूट्रोफिल, एंड थर्ड वन इज एसनोफिल। ओके, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द बासोफिल। ओके, सो दोस्तों ये जो बासोफिल है, बासोफिल का साइटोप्लाज्म क्या कैरी करता है, ग्रैनुल्स कैरी करता है। ओके, बासोफिल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो साइटोप्लाज्म क्या कैरी करता है, ग्रैनुल्स कैरी करता है। ओके, ये किस कंडीशन में अरेंज करता है या एलिवेट होता है, एलर्जिक रिएक्शन। ओके, एलर्जिक रिएक्शन अगर बॉडी में हो जाए तो बासोफिल का नंबर राइज करता है। क्लियर हो गया। और कौन सी कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, जैसे कि हमारा आर्थराइटिस इज वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। सो एलर्जिक रिएक्शन एट ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में बासोफिल का नंबर राइज करता है। समझ में आ गया। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बासोफिल, इसका नंबर क्या है, 0 to 2 सेल्स इन माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर में कितना रहता है, 0 to 2। ओके, इसका जो साइज है बासोफिल का साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर। ओके, 12 to 15 माइक्रोमीटर। ओके, एंड बासोफिल का जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है, हम जो अभी डिस्कशन किए, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस, मोर देन वन शेप का है न्यूक्लियस। सो बासोफिल का जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड है, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया। ओके, एस शेप का। ठीक है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का शेप कैरी करता है इसका न्यूक्लियस। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड न्यूक्लियस किसका है, बासोफिल का है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम उसके बाद न्यूट्रोफिल। सेकेंड टाइप इज न्यूट्रोफिल। ओके, न्यूट्रोफिल को WBC का या बॉडी का हमारा क्या बोला जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स। ओके, रैपिड एक्शन फोर्स किसको बोला जाता है, न्यूट्रोफिल को बोला जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स का काम क्या होता है आपको पता है, कहीं पे भी अगर कोई झगड़ा हो जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स, या कोई इशू हो जाए देश का, तो रैपिड एक्शन फोर्स क्या करता है, तुरंत ही उस जगह पे पहुंच के वो झगड़ा को निपटा लेता है। ठीक है, कुछ उसी तरह हमारा बॉडी में जिस लोकेशन में या जिस एरिया में इन्फेक्शन अरेज करता है, ठीक है, इन्फेक्शन अरेज करता है, ये न्यूट्रोफिल्स तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल, बहुत ही तेज होते हैं, फास्ट एंड एक्टिव। ओके, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स ऑफ WBC। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं और एक्टिव होते हैं। तुरंत ही कहीं पे बॉडी की कोई भी लोकेशन में अगर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए तो ये उधर पहुंच जाते हैं और तुरंत ही क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द
प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, उसके साथ साथ क्या करता है, इंजुरी और इन्फेक्शन के लोकेशन पे इनका नंबर हाईली राइज करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन सवाल ये यहाँ पे ये आता है कि इनको कैसे पता चलता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको पता कैसे चलता है कि बॉडी के इस लोकेशन में हमारा क्या है, इन्फेक्शन है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, बॉडी पे जिस लोकेशन पे हमारा इंजुरी होता है उसमें क्या होता है, सेल डैमेज होता है। ठीक है, सेल डैमेज होता है। ये जो डैमेज सेल ये रिलीज करता है क्या, एक केमिकल रिलीजेस वन टाइप ऑफ केमिकल। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमोटॉक्सिन। ओके, समझ में आ गया। बॉडी के अगर किसी भी लोकेशन पे इंजुरी या कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, उस लोकेशन का जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज सेल्स और टिश्यू वन टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं केमोटॉक्सिन। वो केमोटॉक्सिन क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स। कौन, केमोटॉक्सिन। इसीलिए ये जो स्मॉल फास्ट और एक्टिव सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी का, जिसको हम रैपिड एक्शन फोर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, वो क्या होता है, वो केमोटॉक्सिन के कांटेक्ट में आके इंजुरी और इन्फेक्शन के लोकेशन पे तुरंत पहुंच जाता है और तुरंत ही उस लोकेशन पे अपना नंबर बढ़ाने लगता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ठीक है, डिटेक्ट कर लिया, न्यूट्रोफिल डिटेक्ट कर लिया कि इस लोकेशन पे इंजुरी और इन्फेक्शन है। उसके बाद क्या करता है, उधर पहुंच के, देखिए उधर पहुंच के इन्फेक्शन साइट में पहुंच के ये क्या करता है, अपना फागोसाइटिक एक्शन प्ले करता है। फागोसाइट का मतलब क्या है, जो हमारा सॉलिड माइक्रोब्स होते हैं, ओके, या पैथोजेंस, ओके, माइक्रो सॉलिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पैथोजन। ओके, फॉरेन पैथोजन, ये जो सॉलिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पैथोजन होते हैं, इनको क्या करते हैं, निगल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फागोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, फागोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निगल जाना, एनगल्फमेंट। ओके, इसका मेडिकल टर्म क्या है, एनगल्फमेंट। ओके, तो ये जो न्यूट्रोफिल है अपना फागोसाइटिक एक्शन उधर प्ले करता है, कहाँ पे, वो अपना इन्फेक्शन साइट में। ठीक है, और क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेता है, दैट मीन्स निगल जाता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इधर ये आता है कि निगलने के बाद क्यों न्यूट्रोफिल खत्म नहीं हो जाता। देखिए, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, 6 लोब्स का न्यूक्लियस है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लोब्स का। जैसे हम बासोफिल में डिस्कशन किए, उसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड का है, दैट मीन्स बाइलोब्ड, बाई मीन्स 2। ओके, सो बासोफिल का हमारा न्यूक्लियस कितना था, बाइलोब्ड था, दैट मीन्स उसका 2 लोब था। लेकिन न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है उसमें कितना है, 6 लोब्स, 5 to 6 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। और वो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, द सेल डिस्ट्रॉइंग एंजाइम लाइसोजम। ओके, लाइसोजम, लाइसोजम क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, उसको एकदम पचा लेता है, वो खाना है उसका। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रोफिल में 5 to 6 लोब्स वाला न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, लाइसोजम। और लाइसोजम का ये एबिलिटी रहता है, लाइसोजम हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। तो न्यूट्रोफिल को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं। ये स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं और एक्टिव होते हैं, तुरंत ही हमारा डैमेज साइट में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डैमेज साइट होता है उसमें डैमेज सेल और टिश्यू होते हैं। डैमेज सेल और टिश्यू क्या करता है, केमोटॉक्सिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल के कांटेक्ट में आके न्यूट्रोफिल डैमेज साइट में पहुंच जाते हैं, उधर अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, अपना फागोसाइटिक एक्शन के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं। तो निगलने के बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट रहता है 5 to 6 लोब्स वाला न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में हमारा प्रेजेंट क्या रहता है, लाइसोजम। लाइसोजम का एबिलिटी रहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रोफिल एनगल्फ करे उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये पावर लाइसोजम के पास रहता है। ओके, तो इसका हम न्यूट्रोफिल का साइज की बात करें तो ये 12 to 15 माइक्रोमीटर है। ओके, माइक्रोमीटर, और नॉर्मल वैल्यू है
2500 to 6000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एसिनोफिल। ओके, एसिनोफिल। हम लोग बासोफिल के बारे में डिस्कशन किए, न्यूट्रोफिल के बारे में डिस्कशन किए। थर्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एसिनोफिल। एसिनोफिल भी हमारा जो इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन में इंक्रीज करता है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन को हमारा उतना रिड्यूस नहीं कर पाता जितना न्यूट्रोफिल करता है। ओके, सो ये क्या करता है, हमारा एक केमिकल रिलीज करता है हिस्टामिनेज। ठीक है, हिस्टामिनेज। ये हिस्टामिनेज के थ्रू ये क्या करता है, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसको रिड्यूस करता है। हिस्टामिनेज रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। एसिनोफिल हमारा इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन ये हमारा न्यूट्रोफिल की तरह उतना तेज़ी से और उतना फास्टली इन्फेक्शन को रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन ये एक केमिकल रिलीज करता है जो कि दैट मीन्स ये असिस्ट करता है न्यूट्रोफिल को। ठीक है, उसका साथ देता है, कुछ काम में ये भी मदद करता है न्यूट्रोफिल का। ये हिस्टामिनेज नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, और वो हिस्टामिनेज क्या करता है कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका इन्फ्लामेटरी एक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि इन्फेक्शन का मात्रा बॉडी में थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, अगर एसिनोफिल की नॉर्मल वैल्यू की बात करें हम, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एसिनोफिल, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% प्रेजेंट रहते हैं ऑल ओवर द ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, अगर सेल्स की बात करें कितना सेल, तो 30 से लेके 350 सेल्स तक प्रेजेंट रहते हैं इन 1 माइक्रोलीटर। ओके, इसकी साइज, एसिनोफिल के साइज कितना है, 12 to 17 माइक्रोमीटर है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा जो WBC का हम लोग डिस्कशन किए। WBC को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक है ग्रैनुलोसाइट, एक है एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, एक है हमारा बासोफिल, न्यूट्रोफिल एंड एसिनोफिल। ठीक है, डिटेल्स में हम तीनों सेल्स का डिस्कशन किए, उसका न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किए, उसका एक्शन के बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एग्रैनुलोसाइटिक सेल नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।